कंबोडिया का प्राचीन नाम क्या था? कंबोडिया का प्राचीन नाम था कम्बुज, और वहां से कंबोडिया। अब यहां पे आप आइए, कम्बुज नाम कंबोडिया क्यों पड़ा? वहां एक कम्बु ऋषि थे, वो सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने वहां के लोगों को शिक्षित किया, इसलिए कम्बु से उत्पन्न होने के कारण उसको कम्बुज कहा गया। जब कम्बु ऋषि का फ्लीट वहां पे उतरा तो वहां के लोगों को लगा कि शायद ये कोई दुश्मन की फौज आ गई हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, तो वो लोग ट्राइबल्स थे, उन्होंने आके घेर दिया। जब कम्बु ऋषि ने ये कहा कि नहीं साहब, हम आपसे कोई लड़ने झगड़ने नहीं आए हैं, हम तो आपसे मित्रता करने आए हैं, तो खैर जब थोड़ी देर के डायलॉग के बाद उनको कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं ये लोग तो अच्छे लोग हैं, मित्रता करने आए हैं, तो वहां के राजा और रानी दोनों उनको रिसीव करने के लिए आए। क्योंकि वो लोग ट्राइबल थे तो उनके शरीर पर प्रॉपर वस्त्र तक नहीं थे, तो कम्बु ऋषि ने सबसे पहले क्या काम किया कि अपने शरीर का जो उत्तरीय वस्त्र होता है ऊपर डाला जाता है शॉल की तरह, वो उठाकर वहां की रानी के कंधे के ऊपर रखा, यानी सिविलाइज करने की शुरुआत की। और आज बताइए कंबोडिया में पूरी की पूरी रेस वही है, पूरी की पूरी कौम वही है, वही लोग हैं, केवल बदला क्या, सोच बदली। और अमेरिका में जाके देखिए पूरी की पूरी रेस खत्म हो गई। फाउंडेशन का अंतर यह दिखाता है जो कोलंबस और कम्बो का अंतर था। यह अंतर दर्शाता है कि विश्व के ऊपर यह प्रवृत्तियां किस प्रकार से प्रभाव डालती। अब अगर आप भारत को देखें तो भारत इस मामले में बिल्कुल अलग है। देखिए दुनिया में किसी कंट्री को अगर बड़ा बनना है तो उसके पास कौन कौन सी पावर्स होनी चाहिए? 3 पावर्स होनी चाहिए, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर और इंटेलेक्चुअल पावर। मगर ये तीनों तो वर्ल्ड की हार्ड पावर कहलाती है। एक हार्वर्ड के प्रोफेसर हुए जोसेफ नाई, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सॉफ्ट पावर। हम और आप ये पैंट शर्ट पहनते हैं और टाई लगाते हैं, ये क्या है? ये वेस्ट के कल्चर का इफेक्ट है। मगर हमसे कोई कहता तो है नहीं कि कोई अमेरिकन ने तो आके नहीं कहा कि तुम टाई लगाओ। हम मैकडोनाल्ड्स का पिज्जा और बर्गर खाने लगे, ये किसी ने हमको कहा थोड़ी, हम अपने आप आकर्षित होकर उस चीज की तरफ चले गए। ये सॉफ्ट पावर है। ये एक प्रकार की कल्चरल पावर होती है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसमें कोई इंटेलेक्चुअल इनपुट उन्होंने नहीं डाला, इकोनॉमिक इनपुट नहीं डाला, मिलिट्री इनपुट नहीं डाला। ठीक उसी प्रकार से भारत के अंदर वो तमाम चीजें उपलब्ध हैं जो कि किसी व्यक्ति को सहज आकर्षित कर सकती। अब जैसे आप पूरे वर्ल्ड में देखिए, विक्रम योगा चल रहा है, वहां से लेके बाबा रामदेव के योगा तक। क्या ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पॉन्सर प्रोग्राम है? नहीं। फिर भी लोग खुद ब खुद आकर्षित हो रहे हैं। ये क्या है? ये जो आकर्षण है उसके प्रति, ये मिलिट्री, इंटेलेक्चुअल या इकोनॉमिक पोटेंशियल नहीं है। ये आपका एक अलग पोटेंशियल है जो दुनिया में हर देश के पास नहीं है। जिस बारे में एक चाइना के बहुत बड़े थिंकर हुए हैं वू शी, जो टीचिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, उन्होंने एक फ्रेज यूज किया था कि इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड रूल्ड चाइना फॉर मोर देन 2000 years विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो भारत का जो फाउंडेशन है वो इस मामले में बिल्कुल अलग है। हम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना चाहते हैं और भारत की सोच भी हर मामले में अलग है। अब आज से 50 साल पहले लोग ये कहते थे साहब ये कौन सा इंडिया में अजीब टाइप का एक थ्योरी ये लोग रखते हैं कि जाके गुफा में ध्यान लगाओ और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अरे ज्ञान प्राप्त होना है तो आउटरीच द पीपुल, मीट द पीपुल, लाइक डार्विन हैज डन, लाइक अदर पीपुल्स हैव डन। अब आप ये बताइए, अगर आज आपको न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पढ़ना है तो 2 रास्ते हैं, जाइए न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़िए, एक दिन बाद आप पहुंचेंगे और आज का अखबार कल पढ़िए। और दूसरा ये है कि अपने सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करिए, मोबाइल में पढ़िए। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी विकसित हुई, हमारी सोच में बदलाव आने लगा। प्रेस करके किसी चीज को पाना, पुश करके किसी भी चीज को इंपार्ट करने की बजाय किसी चीज को ऑटोमेटिक अपने अंदर लाने की व्यवस्था करना, क्योंकि नेचर के अंदर सिर्फ पुश ही नहीं है, पुल भी है। और जो आप हाई लेवल की एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखते हैं छोटी चीज के अंदर एनर्जी बहुत भारी मात्रा में होती है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा केमिकल एनर्जी पावरफुल है, केमिकल से ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी पावरफुल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ज्यादा एटॉमिक एनर्जी पावरफुल है। इसीलिए
शिक्षक भी हैं, गुरु भी हैं। आप में से कितने लोगों को गुरु शब्द का मीनिंग पता है? चलिए, गुरु का तो फिर भी बहुत सारा आप लोगों को कुछ ना कुछ पता होगा। शिष्य शब्द का मीनिंग कितने लोगों को पता है? एनीबॉडी? स्टूडेंट। देखिए, शिष्य शब्द स्टूडेंट के अर्थ में प्रयोग होता, बट व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड शिष्य, यहीं से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। एक हिंदी में शब्द होता है शेष, मतलब होता बचा हुआ, रेजिडुअल। शेष एक नाउन है, उसका एडजेक्टिव शेष है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे यहां गुरु का काम यह नहीं माना गया है कि आपको ढेर सारी नॉलेज इंपार्ट कर देना। अरे वो तो आज के जमाने में एक पेन ड्राइव में रख के चली गई, जितनी नॉलेज चाहिए। वेबसाइट पे एक पासवर्ड आपके पास हो, किसी सब्जेक्ट की सारी नॉलेज अवेलेबल। गुरु का काम क्या होता था? टीचर के बच्चे के अंदर से जितना भी माना जाता है कि एब्सोल्यूट नॉलेज हमारे अंदर है, केवल उसके ऊपर जो माया का आवरण है उसको हटा दिया, जितनी भी इंप्योरिटीज थी उनको निकाल दिया, जो शेष बचा वो शिष्य था। इसलिए हमारे यहां नॉलेज दी नहीं जाती है, नॉलेज की अनुभूति की जाती है। क्योंकि अभी वेस्ट का डेवलपमेंट साइंस का वहां तक नहीं पहुंचा है, इसलिए वो इन चीजों में थोड़ा अभी कंफ्यूज है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके प्रति कोई आग्रह पूर्वाग्रह की बात। अब आप कहेंगे साहब हम ये कैसे मान लें कि उनके वो अभी हमसे पीछे हैं और हम बहुत आगे थे। इन चीजों के कुछ स्थायी प्रमाण भी हमारे पास है और हम उनको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। बताइए 50-60 साल पहले क्या कहा जाता था? अरे गाय के गोबर से कोई खेती होती है, दुनिया चांद पे पहुंचती, तुम गाय के गोबर में पड़े हो। और आज आप क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाओ। ठीक 50-60 साल पहले जब ये कहा जाता था पेड़ की पूजा करो, नदी की पूजा करो, पहाड़ की रक्षा करो, क्या जवाब दिया जाता था? दिस इज द रिमिनिसेंस ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइबल सिविलाइजेशन। आज 1992 के रियो डी जेनेरो से लेकर 2009 के कोपेनहेगन तक आप क्या कह रहे हैं? नेचर फ्रेंडली डेवलपमेंट की तरफ आओ। ठीक 50 साल पहले आप क्या कह रहे हैं? जड़ी बूटी से कोई इलाज होता है? क्रोसिन, टेरामाइसिन, मेटासिन, ये सब खाओ, नीम हकीम खतरा है जान। आज आप क्या कह रहे हैं? हार्बल मेडिसिन की तरफ बढ़िए। इसका अर्थ क्या हो गया? वो हर चीज जिसका आपने मजाक उड़ाया इन ए स्पैन ऑफ लिविंग जनरेशन, यानी वो पीढ़ी है जिसने अपने जीवन काल में परिवर्तन होते हुए देखे और आपकी सारी सोच और धारणा बदलने लगे। इसी में कुछ चीजें और भी हैं। आप सबके हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल किस टेक्नोलॉजी में चलता है? डिजिटल सिग्नल्स के बेस के ऊपर मोबाइल चलता है। डिजिटल सिग्नल का मतलब क्या होता है? आप में जो लोग साइंस की बैकग्राउंड में होंगे उनको पता होगा। एनर्जी क्वांटम्स में चलती है। तो आप क्या करते हैं? एनर्जी के जो पैकेट्स हैं उनको रीअरेंज कर देते हैं डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में, और जब वो वहां पहुंचता है उसको उसी पैटर्न में रीअरेंज करके आप फिर अपने मोबाइल में सुन सकते हैं। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी आती ही नहीं अगर आपको क्वांटम टेक्नोलॉजी न पता होती। क्वांटम मैकेनिक्स की खोज किसने की थी? एक जर्मनी के साइंटिस्ट है मैक्स प्लैंक। अब आपको आगे की बात बताता हूं। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम को खोज लिया, मगर उसके मूवमेंट में एक अनसर्टेनिटी थी। उसकी इक्वेशन जब तक वो नहीं खोज पाते तब तक वो डिजिटल सिग्नल्स को फॉर्मुलेट करने की तरफ नहीं बढ़ पाते। वो जो अनसर्टेनिटी थी, उस अनसर्टेनिटी को एक प्रिंसिपल दिया जर्मनी के बड़े फेमस साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग का नाम शायद आप लोगों ने बहुत सुना होगा। हाइजेनबर्ग ने प्रिंसिपल दिया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो क्या था? इफ ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्पेस then the simultaneous and exact determination of both the position and the velocity of the particle is impossible. इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर ये पार्टिकल यहां पे है और आप इसकी पोजीशन इसी के सापेक्ष नापेंगे ना, तो जिस क्षण आप इसके रेफरेंस में नापेंगे आप इसको स्टेशनरी मानेंगे, बट एब्सोल्यूट यूनिवर्स में तो स्टेशनरी नहीं है। तो यहां की वेलोसिटी में गलती आ गई, एरर आ गई। अगर आपने इसको मूविंग माना तो आपने दोनों के मूवमेंट को कैलकुलेट करके वेलोसिटी सही कैलकुलेट कर ली, बट जिस क्षण आपने इसको मूविंग माना उस क्षण उसकी पोजीशन बदल गई, क्योंकि एब्सोल्यूट यूनिवर्स में तो कुछ भी स्टेशनरी नहीं है, तो पोजीशन में एरर आ गई। तो उसने कहा कि किसी भी
बिंदु का, चलते हुए बिंदु का एक साथ स्थिति और गति का सम्यक निर्धारण असंभव है। अब हाइजेनबर्ग के एक मित्र थे, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फ्रिट्जो कॉपरा, जिन्होंने एक किताब लिखी था अनकॉमन विजडम। मैं आपको बुक के साथ बोल रहा हूं। अनकॉमन विजडम बुक अगर आपको कहीं मिल जाए उसमें जाके पढ़िएगा। फ्रिट्जो कॉपरा लिखता है कि हाइजेनबर्ग ने उसे खुद ये बताया कि जब वो अनसर्टेनिटी और इंटरकनेक्टेडनेस के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, उसकी इक्वेशंस को सॉल्व करना तो दूर की बात, वो 1929-30 के आसपास भारत आया और उसने रविंद्रनाथ टैगोर के साथ वेदांतिक फिलॉसफी के साइंटिफिक एस्पेक्ट पे डिस्कशन किया और ये खुद हाइजेनबर्ग ने लिखा है बकौल फ्रिट्ज ऑफ कॉपरा कि इसके बाद मुझे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इंटरकनेक्टेडनेस, रिलेटिविटी और अनसर्टेनिटी को कैसे कनेक्ट करना है। अब आप ये समझिए, उसके बाद आप ये इक्वेशन डेवलप कर पाए जो आज यहां कर रहे हैं। कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि हमारी फाउंडेशन भी बहुत मजबूत है। दुर्भाग्य यह है कि 20वीं शताब्दी में कॉलोनियल माइंडसेट के चलते हुए हम अपनी ही पहचान को नहीं पहचान पा रहे। हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया। अब ये बताइए, आप में से कितने लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी? सभी ने पढ़ी होगी क्लास 8 में, रेक्टेंगुलर ट्रायंगल वाली। ठीक, आपको पता है पाइथागोरस से 1400 ईयर्स बिफोर लिखा हुआ बुक में अवेलेबल है, बोधायन प्रमेय के रूप में। ये इंडिया में शताब्दियों से पढ़ाई जाती है। जब ये मैकॉले का सिस्टम आया तो बोधायन प्रमेय की जगह उसको पाइथागोरस थ्योरम कहा जाने लगा और हम सबने मान लिया कि पाइथागोरस ने दी है और आज हमने से ज्यादातर बच्चे उसको पाइथागोरस थ्योरम के रूप में जानते हैं, बोधायन प्रमेय के रूप में नहीं जानते। शुरू सूत्र में ये लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि ऐसा रहा होगा। दूसरा, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुनी होगी, a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भास्कराचार्य की लीलावती में 800 साल पहले श्रीधराचार्य ने सॉल्व करके लिखी हुई थी और ये टिल 19th सेंचुरी श्रीधराचार्य विधि के रूप में पढ़ाई जाती थी। मगर अब आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी फाउंडेशन को भूल गए, अपनी बेसिक सोच की फाउंडेशन को भूल गए और उस चक्कर में हमने अपना भी नुकसान किया और देश को बहुत बड़ी चीजों से हमने वंचित कर दिया। ऐसी ऐसी चीजें जो दुनिया 50 साल, 60 साल, 100 साल खोजने के बाद जहां पहुंची, अगर हमारे अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता तो हम उसमें उससे पहले पहुंचकर रखे। खुद आप सोच दीजिए ना, ये जीरो और डेसिमल जिन्होंने खोजा, आपने किसी को पता है कि जीरो डेसिमल इंडिया ने खोजा है? तो सबको पता है किसने खोजा जीरो डेसिमल। सबसे पहले इसका उल्लेख कहां पे आता है? वेदों में आता है जीरो डेसिमल। अब आपने कभी सोचा कि जीरो क्यों खोजा इंडिया ने? मैथमेटिक्स में आप पढ़ते होंगे, किसी भी नंबर को आप x डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कम करते चले जाइए तो रिजल्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। n की वैल्यू आप 1 पे ले आइए तो x डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू x। बट अगर आप n की वैल्यू 0 कर दीजिए तो इसका क्या हुआ? अनंत की यात्रा शून्य से होकर जाती है। और जो भारतीय क्योंकि भारत का लक्ष्य अनंत प्राप्त करना था, छोटा मोटा टारगेट नहीं था कि हमें वर्ल्ड की सुपर पावर बन जाना है, इकोनॉमिक पावर बनना। इकोनॉमिक पावर तो जापान भी बन गया, वर्ल्ड का लीडर बना। क्या हमें अनंत की यात्रा करनी थी, इसलिए हमने शून्य को जाना। इसीलिए भारत का लक्ष्य क्या है? विश्व का जगत गुरु बनना, वर्ल्ड का दादा बनना नहीं। जब आप दादा बनते हैं तो बगल में खड़ा हुआ आदमी दादा के बगल में खड़ा होकर दबा हुआ महसूस करता है, और जब आप अपने गुरु के बगल में खड़े होते हैं तो अपने को उठा हुआ और आनंदित महसूस करते हैं। ये हमारी बेसिक अप्रोच में अंतर है। इसलिए मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, दो बातें। एक, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, अपना बेसिक फाउंडेशन समझिए और ये विश्वास रखिए कि 21st सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी है। एक वाक्य में ध्यान रखिए कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है।
अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। और अंत में बात मैं ये कहूंगा, भाई ये लखनऊ शहर है, आप सब लोग भिन्न भिन्न शहरों से, जगहों से आते हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ कुछ वर्ष रहते हैं, फिर चले जाते हैं। जीवन में जो सोचा, जो सीखा, जो पाया और जो दोस्ती और मित्रता है, उसको जीवन में हमेशा साथ रखिए। उन सीखों को, उस दोस्ती को, क्योंकि ये लखनऊ शहर ऐसा है जिसके बारे में कहा जाता है, और 50-55 साल पुराना फिल्मी गाना था, उसका लास्ट स्टेंजा इस लखनऊ शहर की दोस्ती के लिए बड़ा फिट बैठता है। वो गाना था लखनऊ की सरजमी, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। उसकी लास्ट की 2 लाइन जीवन में याद रखिए जब लखनऊ से कहिएगा कि जहां के दोस्त बावफा मोहब्बतों से आशना, किसी के हो गए अगर रहे उसी के उम्र भर, निभाई अपनी आन भी बढ़ाई दिल की शान भी, है ऐसे मेहरबान भी कहो तो दे दे जान भी, जो दोस्ती का हो यकीन, ये लखनऊ की सरजमी। Thank you, sir, for sharing the mesmerizing thoughts. No one can go back and make a brand new start, but anyone can start from now and make a brand new ending. Amidst the worldly coming and going, observe how ending becomes beginning. We request Professor Himanshu Mishra to take forward the investor ceremony of Student Excellence Council 2014. It's really a very difficult job, but I think the show must go on. And amongst various other things which Kepolia has witnessed in the last 19 years, this year, amongst many changes which we have made in our system, we also try to strengthen the student council with an objective that a management institute should be driven by the students, and they should have a say in how the institute should be run. So I take this opportunity to invite all the Student Excellence Council members on the dais for the investiture ceremony, and would request the chief guest to give them the t-shirts and their badges. So I would like to request the Student Excellence President Sunny Mangalani on the dais. The Vice President of the Council, Arpit Vaishnavi. The Academic Committee Co-Chair, Jatin Jindra. Academic Committee Co-Chair, Garima Tripathi. Academic Committee Co-Chair